हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हुआ फिर से आप सभी का आपके परिवार गैलोपर्स कंपटीशन क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और भारत का ऐतिहासिक घटनाक्रम को देखेंगे। तो ये एकदम से फैक्ट है ना। आमतौर पर डिफेंस में वनडे एग्जाम में और फैक्ट से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग एंशियंट से लेकर के मॉडर्न तक इसको कवर करेंगे और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, सिर्फ डेट ही हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लेंगे, जिससे मिल सके सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए क्या है, शुरू से शुरू करते हैं। तो इसका हो जाएगा, और थोड़ा सा ये ठीक नहीं लिखा हुआ है, 2350 से यानी कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व। यहाँ पे ईसा पूर्व है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। देखिए कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा 2400 से 1700 या 1800 और 2500 से 1800 का इसका डेट आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि इसमें जो है मतभेद है विद्वानों का। तो आप 2300 से 5000 1750 के बीच में सिंधु घाटी और सभ्यता का काल रहा है, इंडस सिविलाइजेशन रही है। उसके बाद 1500 से 600 ईसा पूर्व वैदिक काल। वैदिक काल में क्या है, 1500 देखिए, और 1500 से 1000 के बीच ये ईसा पूर्व ही चल रहा है अभी। 1500 से 1000 के बीच जो है ईसा पूर्व में पूर्व वैदिक काल होता है, और 1000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच क्या हो जाता है, उत्तर वैदिक काल शुरू हो जाता है। क्लियर। तो टोटल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल चलेगा। उसके बाद शुरू होता है गौतम बुद्ध का जीवन काल, यानी कि हम बात करेंगे धार्मिक आंदोलन शुरू हो जाते हैं। तो धार्मिक आंदोलन में 563 में जन्म होता है गौतम बुद्ध का, और 483 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये डेट जो है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो बुद्ध काल चला 563 से 483 ईसा पूर्व तक। उसके बाद 540 से 468 महावीर का समय काल रहा है। तो ये 24वें तीर्थंकर थे, और ये तो पहले ही थे गौतम बुद्ध। तो 540 से 468 यानी 540 में इनका जन्म हुआ था, 468 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी, महावीर स्वामी जी का, है ना। उसके बाद शुरू होता है बिंबिसार का शासनकाल, यानी हर्यंक वंश शुरू हो जाता है। हर्यंक वंश की जो स्थापना की थी बिंबिसार ने ही की थी। तो फिर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये चलता रहता है क्रम। तो उसी हिसाब से हम लोग देखते चलेंगे। तो बिंबिसार 544 से 492 तक ये रहा, इसका शासनकाल। हर्यक वंश का शासक था। उसका सिकंदर का भारत पे आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हो गया था। यानी कि अभी देखिए 326 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय जो है महापद्म नंद पूरे भारत का शासक था। भारत का क्या आप कह सकते हैं कि महाजनपद पूरा उस समय हुआ करती थी। तो मगध का शासक कौन था, महापद्म नंद, है ना। 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। लेकिन 322 ईसा पूर्व में, कभी कभी 321 लिखा हुआ मिल जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल रहा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे शासक बनता है। तो 321 या 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक इसका समय काल रहा है। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध होता है सिकंदर के सेनापति, है ना, सेल्यूकस निकेटर से होता है, जिसकी पुत्री हेलेना से शादी हो जाती है मौर्य की, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य की। तो ये सब चीज़ें जो हैं आमतौर पे हिस्ट्री में देखने को मिलेंगी। और हाँ, ये देखिए युद्ध हो गया है 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में हेलेना से शादी कर देता है सेल्यूकस निकेटर, और बाकी ये हाथी घोड़े उसको उपहार स्वरूप देता है, और वो कुछ राज्य भी देता है ना। और इसी समय, हाँ देखिए आ गया, जो 5 साल के लिए मेगस्थनीज जो है उसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। तो 304 से 299 तक रहा, और उसी समय लिखा और इंडिका नामक पुस्तक, है ना। तो उसी समय लिखता है जब वो मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है। क्लियर। तो आगे हम बात करते हैं अशोक जो शासक बना था। देखिए अशोक का जो टाइम ड्यूरेशन है, तो उसके बाद जो है इसका चंद्रगुप्त का पुत्र बनता है। तो 273 तक रहता है, 298 से लेकर के और 273 तक रहता है। और 273 में अशोक शासक बनता है, लेकिन एक्चुअली उसका राज्याभिषेक नहीं हो पाता है, 4 साल बाद होता है। तो 269 इसका टाइम डेट है। तो 273 भी आप कहीं भी ऑप्शन आए तो आप समझ लेंगे कि हाँ यहाँ पे उसका राज्याभिषेक हो चुका था। 4 साल ये ग्रह युद्ध में बिजी रहा,
फिर उसके बाद 269 में, चूँकि हम वापस आ रहे हैं ना, ईसा पूर्व चल रहे हैं तो वापस आ रहे हैं, तो 4 साल बाद जो है फिर ये वास्तविक शासक बनता है अशोक। क्लियर। और अच्छा, बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो सेल्यूकस निकेटर था, सिकंदर का सेनापति, तो ये स्थल से आया था, यानी कि स्थल मार्ग का सेनापति था। एक निर्याकस था जो उसका जल मार्ग से प्रतिनिधित्व करता था, या हम कहें तो जल मार्ग का कमांडर था, तो वो निर्याकस था, वो भी पूछ लिया जाता है आमतौर पे। कलिंग विजय जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है 261 ईसा पूर्व में। यहाँ से क्या करता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। अच्छा, 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो लास्ट में जैन धर्म को अपनाता है ना, तो साउथ इंडिया में कर्नाटक चला जाता है, वहाँ पे श्रवण बेलगोला पे जाता है, और वहाँ पे चंद्रगुप्त नामक बस्ती भी बसाता है। इसके बाद जो वहाँ पे लगभग जो है काफ़ी समय तक उपवास रखता है, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी कभी कभार पूछ लेगा कि मृत्यु जो है उपवास से, क्योंकि ये इतना बेहतर राजा था कि युद्ध इससे कोई जीत नहीं पाता था, है ना। तो भारत में ऐसे ऐसे राजा रहे हैं, और पता नहीं क्यों लोग सिकंदर को विश्व विजेता कहते हैं, हालांकि बहुत छोटा सा एरिया ही जीत पाया था वो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अशोक जो है कलिंग विजय कर लिया है। अब 185 ईसा पूर्व में जो है मौर्य वंश का अंत हो जाता है। जब तक देखिए तीन वंश तक कौटिल्य साथ में रहते हैं, यानी चाणक्य, तो अशोक तक रहते हैं वो। उसके बाद माहौल बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो हम जब पढ़ते हैं मौर्य वंश में तो 3 शासकों को ही पढ़ते हैं। लास्ट में ये लिख दिया जाता है कि बृहद्रथ की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में, तो मौर्य वंश का अंत हो गया। अब वहाँ से शुंग वंश शुरू हो जाता है, और शुंग जो है आमतौर पे ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वंश से। तो पुष्यमित्र शुंग जो है उसका सेनापति हुआ करता था बृहद्रथ का, और उसकी हत्या करता है, और वहाँ से शुंग वंश का नींव डालता है। उसी समय और क्या क्या चल रहे थे, तो उसी समय देखिए हिंद यवन आ रहे थे, है ना, इंडो यूनानी, जिसमें आपका कनिष्क का नाम बहुत ज़्यादा सुने होंगे। तो 183 ईसा पूर्व में हिंद यवन का आक्रमण होता है ना। और आगे हम बात करेंगे 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना होती है। ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। 57 ईसा पूर्व है, और अगला अगला जो होता है 78 ईस्वी जो है वो शक संवत शुरू होता है। तो 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत और 78 ईस्वी शक संवत, है ना, ये याद रखेंगे। और 45 ईस्वी में हिप्पालस द्वारा मानसून की खोज की गई थी। तो मानसून का क्या माहौल होता है, किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं, तो हिप्पालस नामक एक विद्वान थे, या हम कहें तो वैज्ञानिक कह सकते हैं। तो उन्होंने मानसून की खोज की थी 45 ईस्वी में। ईसा पूर्व नहीं, ईसा पूर्व खत्म हो गया, अब हम लोग ईस्वी में जा रहे हैं, है ना। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व वाली चीज़ें जो हैं ईसा पूर्व में आती हैं, और उनके बाद की जो चीज़ें होती हैं वो ईस्वी में आती हैं। अब हम 150 ईस्वी में संस्कृत का पहला अभिलेख मिला, जूनागढ़ अभिलेख, है ना। जूनागढ़ कहाँ है आपका, गुजरात में जूनागढ़ अभिलेख है। तो 150 ईस्वी में जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। कई राजाओं के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है हमें, है ना, चाहे वो अशोक के बारे में रहा हो या बाकी अन्य राजाओं के बारे में। अब बात करेंगे 319 ईस्वी में गुप्त वंश का संवत का आरंभ होता है। गुप्त संवत, अब देखिए गुप्त जो है अलग साम्राज्य था ये, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त भी होता है ना, जिसे विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त इसमें कई लोग होते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। द्वितीय जो है विक्रमादित्य का नाम, उसका मतलब बाद में रख दिया जाता है। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो की थी श्रीगुप्त ने शुरू की थी, फिर घटोत्कच, फिर ऐसे रामगुप्त, ऐसे करके मतलब शुरू हो जाता है। तो 319 में गुप्त संवत का आरंभ होता है, और ये चंद्रगुप्त के प्रथम राज्यारोहण के समय से ही शुरू होता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो है घटोत्कच का लड़का होता है। बात करते हैं 350 से 375, तो ये समुद्रगुप्त का शासनकाल रहा। अब समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन, बहुत ज़बरदस्त राजा था, कभी हारा नहीं। और मतलब जब तक ये रहा पूरे भारत का मतलब ये समझिए कि अफ़गानिस्तान का कुछ अब तजाकिस्तान तक मान लीजिए, वहाँ से लेकर के पूरा श्रीलंका वाला क्षेत्र, म्यांमार, है ना, जिसे बर्मा कहा जाता था, ये सब का सब जो है भारत ही होता था। इतना बड़ा साम्राज्य हुआ था। समुद्रगुप्त ने सबको एक कर दिया था, जीत लिया था सबको। ऐसे उधर अशोक और
उसका मतलब दादा क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। 375 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल शुरू होता है। उसी समय फायान भारत में आया। फायान का जो टाइम पीरियड था 399 से 414, 15 साल तक भारत पर वो मतलब भारत का भ्रमण किया फायान। ये चीनी यात्री था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान आता है और हर्षवर्धन के समय हेनसांग आता है। ये दोनों ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं और उसमें डाउट भी लोगों को हो जाता है। 375 से 415 तक जो है मतलब विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल रहता है। काफ़ी बेहतर राजा था और इसका जो बड़ा भाई था रामगुप्त वो थोड़ा सा ज़्यादा नालायक टाइप का था। चलिए कहानी बाद में बात कर लेंगे। 415 से 455 में कुमारगुप्त का शासनकाल शुरू होता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही कराई थी, ये याद रखेंगे आप, है ना। 415 से 455 कुमारगुप्त और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी ने कराई थी, है ना। और क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, हाँ, तो वो जो है धर्मपाल ने कराई थी। तो यहाँ पे नालंदा जो है कुमारगुप्त ही है। 455 से 467 स्कंदगुप्त का शासन और हूणों का पहला आक्रमण इसी के समय हुआ था। 455 से 467 तक रहा स्कंदगुप्त। तो हूणों का प्रथम आक्रमण, सबसे पहले हूण हुआ करते थे, एक तरीके से बर्बर जनजातियाँ हुआ करती थी, तो उस समय सबसे पहले आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था हूणों का। 510 ईस्वी में भानुगुप्त के ऐराण्य अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है ना। तो यहाँ पे सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य, और अगर हम इंडस सिविलाइजेशन में बात कर लें तो थोड़ी बहुत हमें साक्ष्य लोथल से भी प्राप्त होती है कि शायद वहाँ पे जैसे धौलावीरा वाला क्षेत्र था, युगल 3-3 शवों का एक कब्र प्राप्त हुई थी। तो ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि शायद वहाँ पे सती प्रथा थी, तो ये अनुमान लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रथम साक्ष्य है, ठीक है, भानुगुप्त के समय। ये भानुगुप्त से यही पूछा ही जाता है बस। 510 ईस्वी में 606 से 647 में हर्षवर्धन का शासन शुरू होता है और इसी के समय कौन आता है, हेनसांग, ठीक है। और 630 में हर्ष के काल में हेनसांग भारत आया था, ठीक है, 630 में। बात करेंगे 632 में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध होता है। तो हर्षवर्धन को बुरी तरीके से पुलकेशिन द्वितीय हराता है नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। तो 632 में पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराता है। 712 में सिंध पर अरबों का आक्रमण होता है। 712 मतलब सिंध समझ रहे हैं, सिंध मतलब वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, तो पंजाब हुआ करता था, सिंध पंजाब जो है एक साथ हुआ करते थे, तो सिंध प्रांत बड़ा सा प्रांत होता था। तो 712 में सबसे पहले जो है मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है और सबसे पहले अरबों का आक्रमण आप कह सकते हैं, सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण यहीं से हुआ था 712 में ही। नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो सिंध पर सबसे पहले आक्रमण किया था। 915 से 16 में अल मसूदी का भारत में आगमन हुआ और 1001 से 1026 तक आप जानते होंगे गजनी, है ना, मोहम्मद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया और उसी समय अलबरूनी भी भारत में आया था। अल मसूदी अलग है, अलबरूनी अलग है। तो अलबरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। तो 17 बार आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर को बार बार लूटा। सोमनाथ मंदिर मतलब गुजरात में जो अवस्थित है। चलिए, ये आमतौर पे पहले जो है धन लूटने ही आते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो राज्य करने का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। और गौरव भी आया था और आमतौर पे उसका इतना ज़्यादा फोकस नहीं था, लेकिन वो कहीं न कहीं दिमाग में रखता था कि मुझे राज्य करना है। तो उसी से जो है गुलाम वंश शुरू हो जाता है। ऐबक उसका जो पहला गुलाम था वहाँ से शुरू हो जाता है ना। और 1206 से ही कहानी शुरू हो जाती है गुलाम वंश की। तो 1206 से 1210 तक ऐबक रहता है। चलिए, अच्छा वो छोड़िए। 1015 से 144 तक चोल शासक राजेंद्र प्रथम का शासन था, है ना। राजेंद्र चोल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण, उनकी जो है नौसेनाएँ सैनिक बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी, है ना, पानी में लड़ने वाले जो योद्धा होते थे। 1178 ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1178 में गुजरात के शासक भीम द्वितीय, गुजरात के शासक थे भीम द्वितीय, उनके द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजित किया जाता है, भीम के द्वारा, भीम द्वितीय, है ना। अब 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहते हैं इसको आमतौर पे, या राय पिथौरा इसका नाम है, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान इसका सीरीज चला करता था, ये तीसरे नंबर का था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय या राय पिथौरा। तो ये गौरी को पराजित करता है, लेकिन जयचंद जो उसका ससुर था उसकी मदद से या उसके छल से 1192 में इसकी
हत्या हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की। मोहम्मद गौरी विजयी होता है। चूँकि देखिए ये लोग जो भारतीय शासक थे, युद्ध जीतने के बाद ये लोग कत्ल नहीं करते थे, लेकिन बाहरी अरबी लोग या फारसी जो भी लोग आए बाहर से, वो ऐसी गलती नहीं दोहराते थे। तो भारतीयों की बात अलग थी, इसीलिए जो है बड़ी समस्या हुई बाद में। तो अगर पृथ्वीराज चौहान पहले ही निपटा दिया होता उसको, तो दूसरी तराइन की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन जयचंद जो है उसे लगा बहुत खुश है वो, लेकिन अगले 2 साल में चंदावर का युद्ध हुआ और उसमें गौरी ने जयचंद को भी निपटा दिया। और दरअसल बात है कि जो जयचंद की पुत्री थी उससे शादी हो जाता है। शादी हो क्या जाता है, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पसंद करती है। और इसमें क्या होता है, स्वयंवर रचाया जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जो गढ़वाल नरेश थे वो बुलाते नहीं हैं, यानी कि जयचंद बुलाता नहीं है, क्योंकि पहले से 36 का आंकड़ा होता है, पहले से कई बार युद्ध में उसको हरा चुका होता है पृथ्वीराज चौहान। तो इसलिए उसको बुलाता नहीं, निमंत्रण नहीं देता है। लेकिन ये उसकी प्रतिमा पे फोटो होती है, कुछ ऐसा मूर्ति या फोटो, तो उस पर माला डाल देती है इसकी पुत्री। तो भाई ये जाता है और उसको ले आता है ना। तो यहाँ से जो है और ज़्यादा माहौल बिगड़ जाता है, इसलिए पैसे भी करके उसको पराजित करना चाहता है जयचंद। और खुद 1194 में गौरी ने उसको चंदावर के युद्ध में निपटा दिया। तो लोग कहते हैं ना कि ये तो मतलब जयचंद हैं, तो जयचंद मतलब धोखेबाज, ठीक है। तो जयचंद एक एग्जाम्पल बन के रह गया। 1202 की बात करें तो बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया। अब देखिए बख्तियार खिलजी को बराबर याद रखेंगे। अब नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो लगभग 3 महीने से ज़्यादा जो है जलती रही उसकी पुस्तकालय, इतनी ज़्यादा। चूँकि सोचिए ये एक विश्वविद्यालय ऐसा था कि बाहर से लोग आते थे। आमतौर पे चाइना वाइना तो ठीक है, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ अध्ययन करने के लिए आते थे, संस्कृत या अन्य बाकी जैसे योग विद्या और आपकी इस समय क्या है औषधि वाली चीज़ें होती हैं, तो सभी चीज़ों के बारे में इसका अध्ययन चलता था। तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते थे, हॉस्टल बहुत बड़ा हुआ करता था। तो इसकी भी कुछ कहानी है, लेकिन चलिए 1202 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, उसको जला दिया। और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। देखिए जो मोहम्मद गौरी था उसके बीजों का जो मुख्य श्रेय जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है, और ये इसका गुलाम था, है ना। तो गुलाम मतलब इसको खरीद के उस समय पहले मतलब लोगों को बेच दिया जाता था। तो ये एक गुलाम था, इसको खरीद लिया था गौरी ने, और एक अच्छा सा सरदार बना, है ना, घुड़सवारी वगैरह अच्छा करता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसकी बड़ी रोल रही। पहले अगर ये लेके ना जाता 91 में, तब भी शायद मृत्यु हो जाती गौरी की। फिर द्वितीय में कुतुबुद्दीन ऐबक की वजह से ही जीत होती है। बाकी जितनी इसकी विजय हुए गौरी की, ऐबक का अहम रोल था, है ना। फिर 1206 में मतलब दिल्ली सल्तनत पे रहता है। 1210 में इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बनता है, और इल्तुतमिश भी ऐबक का गुलाम होता है। तो इसीलिए इसे गुलाम वंश कहा गया, क्योंकि गुलामों का गुलाम ऐसे करके, ऐसा नहीं वंशज नहीं होते थे, उनके गुलाम हुआ करते थे। तो गुलाम फिर रजिया सुल्ताना बनती है, और रजिया सुल्ताना के बाद जो है उसमें इसके 4 भाई थे, सब नक्कारे थे, वो भी बीच बीच में बनते हैं, कोई 6 महीने, कोई 7 महीने, 1 साल। फिर शुरू होता है बलवन की कहानी। बलवन भी क्या है, इल्तुतमिश का गुलाम होता है। तो वो बहुत तगड़ा राजा था, खतरनाक टाइप का। 1236 में रजिया सुल्ताना शासक बनती है और पहली महिला शासिका थी, ये याद रखेंगे 1236 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1241 में क्या है, बहराम शाह के प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ था। बहराम शाह समय का मतलब बहराम शाह का टाइम ड्यूरेशन था, उसमें मंगोल का आक्रमण हुआ। सबसे पहले चिंग्स खां वगैरह कहानी शुरू हो जाती है। और ये थोड़ा सा जो है मैं इसको बता रहा हूँ। 1326 से 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली से दौलताबाद की राजधानी को परिवर्तित किया गया। ये थोड़ा सा याद रखेंगे, यहाँ इरेज हो गया है लेकिन मैं बोल रहा हूँ। 1326 से 1327 टाइम पीरियड है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या होता है, दिल्ली से दौलताबाद की राजधानी। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था और सबसे होशियार भी था, लेकिन इसको ये कोई भी काम करता था आमतौर पर फेल हो जाता था। तो इसलिए सबसे मूर्ख राजा भी इसे कहा गया। तो दौलताबाद मतलब इसको क्या ले जाने की जरूरत थी भाई, महाराष्ट्र ले गया, है ना। राजधानी दिल्ली थी लेकिन वहाँ ले गया, पता नहीं क्या।
तो 1326 से 27 तक। उसका 1333 में मोरक्को की यात्री इब्न बतूता भारत में आता है ना। और 1336 में आप जानते हैं विजयनगर स्थापना होती है, विजयनगर साम्राज्य की। और हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की या संगम वंश की स्थापना करते हैं वो लोग। तो ये साउथ इंडिया की बात है ना, कृष्णा नदी के तट के किनारे। 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना होती है और 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है। 1398 में। 1498 में वास्को डी गामा भारत पर मतलब भारत आया था 1498 में। और 1492 में अमेरिका खोजा गया था ना कोलंबस के द्वारा, तो वो भारत खोजने चला था लेकिन खोज लिया अमेरिका को, नई दुनिया बता दिया उसको। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत की खोज करता है और यहाँ से शुरू हो जाता है एक तरीके से हम कहें तो आधुनिक काल शुरू हो गया ना। तो 15वीं सदी में आप कह सकते हैं कि शुरू हो जाता है एक तरीके से धीरे धीरे माहौल आधुनिक काल का। 1506 में सिकंदर लोदी द्वारा राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की जाती है। ये याद रखेंगे, सिकंदर लोदी ने जो है आगरा नगर की स्थापना की थी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी और राजधानी दिल्ली से आगरा ले भी गया था। 1510 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार कर लिया गया। 1509 से 1529 में कृष्णदेवराय का शासनकाल रहा और ये अभी वही चल रहे हैं सब, कृष्णदेवराय वगैरह जो है संगम वंश में ही चल रहे हैं ना। आरावेडी तो सुलभ तुलुभ ये वंशज चलते रहे। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जो बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर 27 में खानवा का युद्ध होता है तो उसमें राणा सांगा की पराजय होती है बाबर द्वारा, है ना। तो इसका ऐसे लोग ट्रिक कहते हैं, 1526 से शुरू करता है तो 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया और 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो ये घग्गर और चंदेरी ये सब युद्ध जो है इसका ट्रिक ऐसे बना हुआ है। हाँ, 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर का निर्माण करवाया था। कौन? हुमायूं ने दीन पनाह 1533 में। 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ शेरशाह सूरी द्वारा और हुमायूं अंतिम रूप से पराजित होता है, ठीक है। 1540 से लेकर के वो फिर गायब रहा। तो इसीलिए जो है अकबर का जो जन्म होता है वो राणा भिरसाल के यहाँ और एक राजपूत राजा के यहाँ होता है ना। तो राजस्थान से आगे वाले क्षेत्र में उसका जन्म होता है। तो भारत से बाहर इसका जन्म हुआ था अकबर का। फिर 1555 में सरहिंद का युद्ध बैरम खां द्वारा सिकंदर सूर पराजित होता है। हुमायूं जो है दिल्ली का तख्ता पलट कर देता है वापस 56 में। फिर बनता है अकबर, यानी फिर वो आता है हुमायूं और जीत जाता है। तो उस समय जो है बैरम खां इसका जो है संरक्षक बन जाता है। बैरम खां के संरक्षण में 1556 से शुरू करता है अकबर शासन और बनता है। पानीपत का तृतीय युद्ध में हेमू को पराजय भी करता है, लेकिन उस समय हमेशा से बैरम खां उसका नेतृत्व कर रहा होता है। फिर 65 में विजयनगर और बहमनी के बीच तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1565 में विजयनगर और बहमनी के बीच में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। 1567 से अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की जाती है ना। मनसब एक कर होता है। और 1575 में इबादत खाना की स्थापना होती है और इबादत खाने के बारे में पूछ लिया जाता है, दिल्ली में है तो इबादत खाना एक मस्जिद टाइप का होता था। वो पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या होता था, क्वेश्चन ऐसे कई बार बने हैं। तो इबादत खाने का जो कॉन्सेप्ट था उसमें धर्म से संबंधित चर्चाएं की जाती थी आमतौर पे, ठीक है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है और 1579 में अकबर द्वारा महजर की घोषणा की जाती है। 1582 में दीन ए इलाही की घोषणा की जाती है, एक तरीके से धर्म था ये, है ना। और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अब यहाँ से मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है एकदम से। अब 1608 में विलियम हॉकिंस आता है जहांगीर के दरबार में और वहाँ से थोड़ी बहुत अनुमति लेके जाता है, जैसा तैसा मिल जाता है तो सूरत में जाके अपनी कंपनी वगैरह डालना शुरू कर देते हैं। तो विलियम हॉकिंस सबसे पहले आता है, ये पूछ लेता है क्वेश्चन। 1608 में सबसे पहला कौन सा अंग्रेज आया था जहांगीर के दरबार में, तो विलियम हॉकिंस। बाद में और लोग आएंगे, जैसे 1615 में सर टॉमस रो आता है 1615 में। 1627 में सिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म होता है
है ना। उधर अब देखिए मराठाओं का जन्म होने लगा, जो काफ़ी खतरनाक बाद में साबित हुआ। अगर वो एक तरीके से एक मत रहते तो अंग्रेज शायद भारत पे कदम जमा पाते। शिवाजी एवं जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि होती है 1665 में। 1674 में भी शिवाजी का राज्याभिषेक होता है और फ्रांसिस मार्टिन द्वारा पांडिचेरी की स्थापना भी 1674 में ही होती है। आप सुनते रहिए, काफ़ी चीज़ें जो है आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी और कुछ कुछ चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर होंगी। 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की जाती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और वहीं से शुरू हो जाता है पतन किसका, दिल्ली सल्तनत, सॉरी क्या नाम है उसका, दिल्ली सल्तनत तो पूरा एक वंश चलता है, तो इसमें जो है मुगलों का। हाँ, और 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखसियर द्वारा स्वतंत्र व्यापार का मतलब आदेश मिल जाता है, तो फर्रुखसियर नाम ही ऐसे सियारी थे। 1724 में चिंगलिज खां निजामुल मुल्क ने दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कर दी थी। 1724 में चिंगलिज खां साउथ इंडिया में चला जाता है, एक्चुअल में नाराज़ हो जाता है ये, पहले ये अधीन रहता है मुगलों के। 1739 में करनाल का युद्ध होता है, दिल्ली पर नादिर शाह आक्रमण कर देता है। 1739 में ही नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ, 1739 में। नादिर शाही क्या है, फिर से बाहर लेके जाता है और कोहिनूर हीरा, है ना, और नादिर शाह बाहर ले जाता है, फिर वापस जो है राजा रणजीत सिंह वापस भी लेके आते हैं उपहार स्वरूप, है ना, मदद करते हैं। तो फिलहाल 1748 में अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण होता है। 1748 पर अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ, जो काफ़ी जो है पूरा इतिहास को पलट के रख देता है। प्लासी का युद्ध और बचा खुचा बक्सर का युद्ध जो है मुहर लगा देता है अंग्रेज़ों का, है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी का मुहर जो लगा था वो बक्सर के युद्ध में ही लगा था, बक्सर बिहार। प्लासी के युद्ध में तो मान लीजिए उम्मीद जगी थी, है ना, बहुत बड़ा और कोई अचीवमेंट नहीं था, लेकिन काफ़ी अचीवमेंट था भी, ऐसा नहीं कह सकते। बक्सर के युद्ध में चाहे मुग़ल रहे हों या कोई भी बड़े बड़े साम्राज्य, सबकी औकात पता चल जाती है बक्सर के युद्ध में। अंग्रेज निश्चिंत हो चुके होते हैं। 1772 में शुरू हो जाता है वारंस हेस्टिंग का माहौल और वो बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहले वो कंपनी का गवर्नर था 72 में, 73 में बंगाल का गवर्नर बन जाता है। बनता कब है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 73 में बंगाल का गवर्नर बनता है ना, गवर्नर जनरल। और 1784 में ईस्ट इंडिया एक एक्ट आती है, काफ़ी चीज़ें इसमें भी थी, तो ये तो जब पढ़ेंगे अलग से तो हम लोग उसको। 93 में भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। 1793 में भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो जाती है। टीपू सुल्तान और हैदर अली, ये भी दो ऐसे शासक थे जिन्होंने वास्तव में झंडे गाड़े। 1806 में अंग्रेज़ों का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है और 1809 में अंग्रेज़ एवं रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि होती है, और ये संधि तब टूट जाती है जब राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अंग्रेज़ तुरंत धोखा देने में एकदम से एक्सपर्ट थे। 1816 में अंग्रेज़ कंपनी और गोरखों के बीच संगौली की संधि होती है। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हो जाता है। 24 में विद्रोह हुआ था, 57 में मतलब जो है ये सैन्य विद्रोह अलग था, है ना। फिर 57 में थोड़ा माहौल ज़्यादा बिगड़ जाता है। 1829 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1829 अगर आपको नहीं विजुअल हो पा रहा है तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सती प्रथा का अंत, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और क्या नाम थे अपने भारत के पुनर्जन्म के जनक कहे जाते हैं, राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो सती प्रथा का अंत होता है। 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, ये ध्यान दीजिए। 1833 में विलियम बेंटिंक ही क्या है, अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। विलियम बेंटिंक पहला गवर्नर जनरल था भारत का। तो 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया जाता है। एक्चुअल में क्या है ना, सबसे पहले जीटी रोड की स्टार्टिंग जो काम था वो शेर शाह सूरी ने करवा दिया था, है ना, तो ये याद रखेंगे।
1843 में सिंध पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है। 1853 में भारत में रेलवे का प्रारंभ होता है। तो 1853 में सबसे पहले जो है, और इस समय जो है लॉर्ड डलहौजी था, और भारत में रेलवे का जनक हम उसे कह सकते हैं, रेलवे का जनक था। तो 53 में सबसे पहले और 34 किलोमीटर तक जो है मुंबई से ठाणे के बीच ट्रेन चलाई गई। उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, है ना, मतलब ट्रेन का नाम रखा गया। 34 किलोमीटर तक जो है सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी 1853 में। और ये 48 से लेकर के 48 का मान लीजिए 49 से लेकर के 56 तक ये रहा लॉर्ड डलहौजी। बाकी एक तरीके से कहा जाए 57 की क्रांति का सबसे बड़ा जो मुख्य रोल अदा किया डलहौजी ने ही, है ना। 54 में शिक्षा का बोर्ड डिस्पैच शुरू होता है। 1854 में काफ़ी कुछ काम भी किया, लेकिन आमतौर पे सबसे ज़्यादा इसका फोकस कहाँ था, भारत से सभी सोना चांदी, सभी अच्छी अच्छी चीज़ें, लकड़ियाँ, चंदन की लकड़ी वगैरह सबको भारत से बाहर ले जाने का मुख्य उद्देश्य था, है ना। और ये जो है साम्राज्यवादी नीति का समर्थक था। लॉर्ड डलहौजी की बात कर रहा हूँ मैं। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ प्रसिद्ध विद्रोह हुआ। बम्बई, मद्रास व कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी 57 के समय में ही। 1860 में भारत में बजट की प्रणाली शुरू हुई थी। 1860 में सबसे पहले बजट शुरू कर दिया गया था। 1865 में भारत व यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी, ये याद रखेंगे। और 1872 में जनगणना प्रारंभ हो गया था, लेकिन ये क्या था एक्चुअल में, लॉर्ड मेयो के समय 1872 में जनगणना शुरू तो होती है, लेकिन कंटिन्यू नहीं रही, है ना। 1881 से बिल्कुल कंटिन्यू शुरू हो जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग, हाँ कैनिंग ही था। मेयो के समय तो मतलब 72 में एक टेम्परेरी जनगणना हुई थी। तो 81 से कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन बीच में गैप हुआ था जब हम विश्व युद्ध लड़ रहे थे तब, ठीक है। यानी कि 1900 विश्व युद्ध 14 से 18 लड़ा गया, है ना, 39 से 45 लड़ा गया। तो बीच में गैप था। तो कभी पूछ लेता है कि अभी तक कितने, हर 10 वर्ष के अंतराल पे हम लोग, अब जैसे 2021 में जनगणना जो है का समय चल रहा है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है, ठीक है। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करने वाले। 1876 में 77 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया जिसमें वहाँ के राजा आए थे, है ना, पंचम पंचम करके। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट शुरू हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इस समय जो है बड़ी समस्या हुई थी सभी प्रेस वालों के लिए, है ना। 1883 में इल्वेबिट विवाद शुरू हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, तो A.O. ह्यूम के ही निर्देशन में होती है। सर सैयद अहमद खां 1888 में इन्होंने संयुक्त भारतीय राज्यसभा की स्थापना की थी। संयुक्त भारतीय राज्यसभा की स्थापना 1888 में। 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की जाती है। 1893 में स्वामी विवेकानंद का शिकागो विश्व धर्म संसद में भाषण हुआ था। मेरे अमेरिका के भाई बहनों, ऐसे कुछ इन्होंने स्टार्ट किया था। तो काफ़ी समय तक जो है तालियां गूंजी थी। 1893 याद रखेंगे। 96 में कांग्रेस द्वारा धन के निष्कासन का सिद्धांत स्वीकृति कर लिया गया 1896 में। 1902 में रैले कमीशन की नियुक्ति की जाती है। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। लॉर्ड कर्जन मुखिया होता है इसका, है ना, लॉर्ड कर्जन। तो ये भी जो है 5 साल से थोड़ा ऊपर, यानी कि 99 में ही बन गया था। 1899 5 तक रहा, तो बंगाल का विभाजन करता है। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो जाती है। 1907 में मैडम भीकाजी कामा के स्टुगार्ड यानी जर्मनी के भारतीय ध्वज फहराया। और सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 में ही। कांग्रेस का विभाजन 1907 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल 1909 में हुआ था। और अब लगभग हम लोग लास्ट आ गए हैं। बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था 1911 में, ये याद रखेंगे। 1911 में बंगाल के विभाजन को समाप्त कर दिया गया।
अब इधर से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इधर ही पूछे जाते हैं। 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी आनन फानन में, महारानी एलिजाबेथ जब आने लगी थी। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। चूँकि देखिए 1901 में नोबेल प्राइज़ की स्थापना होती है, 12 साल बाद मिल जाती है। पूरे एशिया में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल प्राइज़ मिलता है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। तो ये 1913 का ही घटनाक्रम है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और 18 में ख़त्म होता है। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और यहाँ से इनका कहानी शुरू हो जाता है। 17 में चंपारण से, ठीक है, बिहार के चंपारण से तिनकटिया पद्धति का माहौल था। तो अब 16 में क्या था, होम रूल लीग की स्थापना, कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ समझौता भी होता है 1916 में। 17 से गांधी की ग्रैंड एंट्री होती है ना। और 1919 में शुरू हो जाता है, रॉलेट एक्ट अधिनियम पारित किया गया और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और जलियांवाला बाग, उसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है 1919 में। और 1920 में खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में। 22 में चौरी चौरा कांड होता है और ये चौरी चौरा मतलब गोरखपुर वाला मसला है भाई। तो चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन की वापसी कर लेते हैं गांधी जी, कहते हैं नहीं भारत के लोग जो है क्रूर है, ये है वो है। इसका रीज़न भाई अलग था, है ना। वास्तव में कोई भी होता, हम आप भी होते, तो ये तो होके रहता, ठीक है। गांधी जी की अपनी मत है। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की स्थापना होती है। गांधी जी एकमात्र कांग्रेस अध्यक्ष बने, एकमात्र मतलब सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष मात्र एक बार बनते हैं 1924 में। और 1925 में कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना होती है। रेल बजट के सामान्य बजट को पृथक कर दिया जाता है, रेलवे बजट और सामान्य बजट को अलग अलग कर दिया जाता है। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है और साइमन कमीशन जानते ही हैं, साइमन कमीशन का जो है विरोध करेंगे अभी। 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना होती है 1928 में ही, ठीक है। और ये रिपब्लिक आर्मी की स्थापना भगत सिंह करते हैं। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय सभा में बम फेंका 1929 में। लाहौर का अधिवेशन भी हुआ 1929 में और इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और एक्चुअल में यहाँ से ही हमें 26 जनवरी को ही लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर जो है स्वाधीनता दिवस मना लिया गया था, है ना। और 1930 में गांधी की दांडी मार्च हुआ था। 1930 में गांधी जी की दांडी यात्रा और प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हो जाता है 1930 में। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी इरविन समझौता होता है। 10 सूत्री मांग भी की जाती है। इसमें भगत सिंह को फांसी भी दी जाती है, जिसमें भगत सिंह के फांसी के बारे में कभी की चर्चा नहीं की है गांधी जी, इस चीज़ का मुझे भी मलाल है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी सम्मिलित भी होते हैं। बात करते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन, कम्युनिस्ट अवार्ड, गांधी जी का और अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, पूना पैक्ट कहते हैं आमतौर पे 1932 में ही। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन ये इंग्लैंड में हुए थे। और ये पूछ लिया जाता है वह कौन सा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुआ, तो उसे हम कहेंगे भीमराव अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, 30, 31 और 32, ठीक है। 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो यहाँ से हरिजन नाम शुरू हो जाता है। जो एससी कैटेगरी के लोग थे उन्होंने कहा ये हरि के जन है, तो हरिजन पत्रिका भी उन्होंने शुरू किया था। और उस समय छुआछूत का बहुत ज़्यादा मसला था। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन होता है और 1935 में भारत सरकार का अधिनियम पारित हो जाता है 1935 में, ठीक है। और 1935 आप भारत शासन अधिनियम जानते हैं, जो आमतौर पर मान सकते हैं आप भारत संविधान का जननी माना जा सकता है। 1937 में प्रांतीय चुनाव, संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। 38 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं, बाद में इस्तीफा वगैरह हो जाता है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी 1939 में होती है और युद्ध 45 तक चलता है विश्व युद्ध। 40 में गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह भी हुआ 1940 में। 1941 में सुभाष चंद्र बोस का नजरबंदी से पलायन, यानी कि वहाँ से कल्टी कर गए, वो भाग गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होता है 1942 में ही। 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, रंगून से, रेडियो पर, वो भी तब ये याद रखेंगे, मतलब वो बाहर चले गए थे ना,
बाहर ही रहे। 1945 में वेवेल प्लान, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक पर मुकदमा शुरू हुआ था 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में। 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई थी। 1946 में 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, जिसमें दादा भाई नौरोजी को सबसे पहले बनाया गया था प्रथम अध्यक्ष। फिर 11 दिसंबर को जब होता है तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है अध्यक्ष। तो 46 की बात है। रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह भी हुआ। 1947 में अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने का निर्णय किया गया। भारत एवं पाकिस्तान की स्वतंत्रता एवं विभाजन का भी बात की गई। 48 में गांधी जी की हत्या हो जाती है, गोडसे मतलब गांधी जी की हत्या कर देते हैं। 1950 में भारत का संविधान लागू हो जाता है। 26 जनवरी को 1951 में भारत का प्रथम आम चुनाव भी हुआ। प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951 में। उससे पहले ऐसे ही 3 साल तक चलता रहा। अब 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का सबसे पहला गठन हुआ, जिसमें पोट्टी श्रीरामुलु जो है एक अच्छे नेता थे। उनका जो है 14 दिन लगातार उपवास की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, और वो चाहते थे कि आंध्र प्रदेश जो है या भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन किया जाए, बांटा जाए। 1954 में गुट निरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत हुआ। 1962 में भारत चीन का युद्ध होता है, जिसकी वजह से ही 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। मैं कह सकता हूँ काफ़ी दबाव था उनके ऊपर। हाँ, दमन और दीव तथा गोवा में भारत को शामिल भी 1962 में किया गया था। तो ये रहा आपका 64 तक। यहाँ से 65 में फिर शुरू हो जाएंगे। क्या नाम था उनका? अटल नहीं, क्या नाम था, चलिए नाम भूल गया मैं, अगले जो प्रधानमंत्री बने। हाँ, तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे ही फैक्ट पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से इसको याद रखेंगे। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।